आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश पटेल सहस्त्र अकादमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारतीय इतिहास के सबसे संजीदा, शानदार और महत्वपूर्ण पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में ऐसी बातें बताऊंगा जिसे आपको जानना आवश्यक है। आपके इतिहास पोर्शन को मजबूत करने के लिए ये जो बातें हैं बहुत काम आएंगी। आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत है, कहते हैं कि मुगलों के पतन से पूरी तरह प्रारंभ हो जाता है, परंतु इसकी नींव जो है समुद्री मार्ग के खोज से तैयार होती है। 17वीं शताब्दी के आसपास भारत का गौरव जो है अपनी पराकाष्ठा पर था। जो मध्ययुगीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति थी अपनी चरम सीमा पर थी, परंतु जैसे जैसे एक के बाद एक दशक बीतते गए, यूरोपीय सभ्यता का सूर्य आकाश में चमकने लगा। भारतीय गगन में बादल जो अंधेरे के थे वो मंडराने लगे और धीरे धीरे हमारा भारत अंधकारमय हो गया। नैतिकता के पतन के साथ जो अराजकता की परछाइयां वो हावी होने लगी। हमें गुलामी के बेड़ियों पर जकड़ लिया गया। दास्ता की ठोकरें पल पल पड़ने लगी और जो भारत था पूरी तरह से गुलाममय हो गया। कैसे ये चीजें हुई? क्यों हम पर अंग्रेज हावी हुए, ब्रिटिशर्स हावी हुए? चलिए उसी को हम समझते हैं कि आखिर गुलामी की जंजीरों पर हम कैसे जकड़े गए, आधुनिक भारत की शुरुआत कैसे हुई। यही सब चीजों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बात करते हैं भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज या फिर आधुनिक भारत की शुरुआत। आधुनिक भारत की शुरुआत जो है मुगलों के धीरे धीरे खत्म होने से शुरू हो गया। यूरोपीय कंपनियां आते गई और अपना पैठ मजबूत करते गई। कहा जाता है कि हम एकाएक गुलाम नहीं हुए। ये तो हमारे मंसूबों पर धीरे धीरे चली गई चालें थी, साजिशें थी। हमारे ऊपर थोपा गया एक प्रकार का उनका मंसूबा था। हम एकाएक गुलाम नहीं हुए। धीरे धीरे उन्होंने अपने पत्ते खोलते गए और उस पत्ते के आगे हम नतमस्तक हो गए। हमारा जो भोलापन था, हमारी जो उदारता थी, हमारे जो अतिथि देवो भव के संस्कार थे, इन्हीं आयामों ने हमें धकेल दिया। हम उनकी चाल को एकाएक समझ नहीं पाए और जब समझे तब देर बहुत हो चुकी थी। तो आधुनिक भारत की शुरुआत एक क्रमिक घटना था और क्रमिक घटना में हम पूरी तरह से गुलाम हो गए। जो भारत में सोने की चिड़िया ऐसा कहा जाता है, भारत तो रह गया लेकिन गुलामी ने सोने की चिड़िया को उड़ाकर ले गया। चलिए कैसे यूरोपीय कंपनियां हमारे भारत में आई, कैसे उन्होंने अपना पैठ मजबूत किया, इन्हीं सबको समझते हैं। इन सबको समझने के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जो समुद्री मार्ग है भारत के लिए, जिसे आप बार बार पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया, एक्चुअल में भारत तो पहले से था ना। कैसे उसकी खोज होगी? भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग का खोज था उसी को 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज कहा जाता है।
एक्चुअल में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 20 या 17 मई 1498 को किया था। कैसे किया, इसका बेस कैसे बना, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एशिया, यूरोप और अफ्रीका के भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। ये देखिए आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर में आप मानिए ये यूरोप, और इस यूरोप से आपका लगा हुआ हमारा एशिया है, बीच में आपका मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। ठीक, एक्चुअल में ये जो हमारा टर्की है, जब इस पे ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुआ तो यूरोप और एशिया के बीच में जो स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था, वह व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, प्रभावित हो गया, और इसके कारण जो यूरोपीय लोग थे उनको एक नए रास्ते की तलाश की आवश्यकता पड़ी। ये एक प्रमुख कारण था। दूसरा, ये जो आपका भूमध्य सागर के पास इटली है, ये जो इटली है, ये जो इटली है, उस समय 11वीं-12वीं शताब्दी में, उस समय 11वीं-12वीं शताब्दी में इटली पूरे यूरोप में विलासितापूर्ण चीजों का, उपभोग वस्तुओं का, प्रतिष्ठित वस्तुओं का अवेलेबल कराता था, निर्यात करता था। तो ये जो इटली का प्रभुत्व था, बाकी जो यूरोपीय कंट्रीज थे वो तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पूर्व के देशों में व्यापार करने की योजना बनाई, और इसी व्यापार की योजना ने समुद्री मार्ग की खोज को बढ़ावा दिया। बात है 1487 की, 1487 की। 1487 में एक यूरोपीय नाविक था जिसका नाम था बर्तोलोमियो डियाज। यह जो बर्तोलोमियो डियाज था, एक ऐसा नाविक था जिसने कसम खाकर की समुद्री मार्ग की खोज करना है, अपने यूरोप से निकला। इनको वित्तीय पोषण करने के लिए उस समय जो नए नए राजवंश थे, एक्चुअल में मुद्रण प्रणाली, ठीक है, ये सारी चीजों का विकास यूरोप में पहले हुआ, पुनर्जागरण की भावना जागने लगी, ठीक, और नई खोजों को जो श्रेय देने का पहला काम किया वो यूरोपीय देशी थे, यूरोपीय राजा ही थे। इन्होंने 1487 में बर्तोलोमियो डियाज को बोला कि जाओ और समुद्री मार्ग की खोज करो। ये जो है आपका अटलांटिक महासागर में नाव लेकर निकल गया, और इस खोज, इस नौ यात्रा के दौरान ये जो है अफ्रीका के अंतिम छोर में, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इस केप ऑफ गुड होप की तलाश कर लिया। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला यह पहला संभवतः नाविक था बर्तोलोमियो डियाज, लेकिन यहां पर इसने एक भयंकर तूफान का सामना किया, और इस भयंकर तूफान के बवंडर में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाया और वापस इस यूरोप की ओर लौट गया। इसे हम एक असफल प्रयास नहीं करेंगे, यह निश्चित तौर पर एक सफल प्रयास था। कैसे? लोगों को यह मालूम चल गया कि इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी जगह, इसके आगे भी लोग हैं जहां तक जाया जा सकता है, यदि आपकी इच्छा दृढ़ हो, आप में आत्मविश्वास है। इसी को फॉलो करते हुए पुर्तगाल के एक राजा हुए, पुर्तगाल के एक राजा, और इसने पुर्तगाल के राजा ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसे वास्को डी गामा कहा जाता है। वास्को डी गामा जो है 170 लोगों की टीम के साथ 4 दल में डिवाइड हुए, और 4 दल में जुलाई महीने में 8 जुलाई के आसपास भारत के समुद्री मार्ग के लिए खोज के लिए निकल गए। जब ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकल रहे थे, इसके पहले 1492 में, तारीख या सन पे ध्यान दीजिएगा, 1492, 1492 में आपका स्पेन के एक नाविक थे जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस कहा जाता है। उनको मालूम था कि दुनिया गोल है, और यदि एक दिशा से निकला जाए तो दूसरे दिशा में वापस वहीं आया जा सकता है। इसी क्रम में उसने स्पेन से अपनी यात्रा प्रारंभ किया, और लगातार 2 महीने की यात्रा के पश्चात पहुंच गए कैरिबियन सागर के आसपास, जहां पर आज वेस्ट इंडीज है।
जहां पर आज बहामास है, जहां पर आज बरमुडा है, जहां पर आज किंगस्टन है, जहां पर आज जमैका है, जिसे आप वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। कैसे वेस्ट इंडीज पड़ा? एक्चुअल में ये यूरोप के पश्चिम में था और कोलंबस को तलाश थी इंडिया की, इसीलिए इसे नाम दिया गया वेस्ट इंडीज। उसने जो है खोज के दौरान उसको ये नहीं मालूम था कि ये भारत नहीं, कोई नई धरती है, और इस नई धरती को नया बताने वाला था अमेरिगो वेस्पुची। इसीलिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा और क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की खोज का श्रेय मिला। जब वास्को डी गामा इधर से केप ऑफ गुड होप से अपनी मजबूत इरादों के साथ चल रहा था, रास्ते में कई संघर्ष, कई बेड़ों का सामना किया उसने, कई तूफान आए, कई लोगों से लड़ाइयां लड़नी पड़ी। काफी लंबे यात्रा के पश्चात ये जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते केरल के समुद्री तट यानी कि मालाबार पर पहुंचा। मालाबार में आज भी एक बंदरगाह है जिसे कालीकट बंदरगाह कहा जाता है। इस कालीकट क्षेत्र के आसपास राजा, जिनकी उपाधि थी जमोरिन राजा ने वास्को डी गामा का धूमधाम शानदार तरीके से स्वागत किया और 2-4 दिन वास्को डी गामा यहां पर कालीकट केरल में रहा, आसपास के क्षेत्र में घूमा। आसपास क्षेत्र में रहने के पश्चात जब इसके जाने की बारी आई तो इसने अपने साथ बड़े बड़े 5 झोलों में मसाला लेकर गया, काली मिर्च, तेज पत्ता, इलायचा, इन सारी चीजों को लेकर अपने साथ गया। यूरोप चूंकि एक ठंडा प्रदेश है, जीने के लिए मांस खाना बहुत ही आवश्यक है और मांस को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए मसाला मस्ट है। तो यूरोप में मसाला की मांग थी और ये मसाला लेके कौन पहुंचा? आपका वास्को डी गामा। जैसे ही वास्को डी गामा वहां पर मसाला के बारे में बताया, एकाएक तुरंत के तुरंत इसके जो मसाले थे, इसने जितने भी यात्रा के दौरान खर्च किया था, कहते हैं कि उससे 60 गुना में वो मसाला बिक गया। तब लोगों को हमारे प्रदेश यानी कि इधर दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, इस पर आने की तमन्ना जागने लगी। यूरोपीय देशों के लोगों में होड़ मच गई कि भारत हम कैसे पहुंचे, और इसी क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत आई। अलग अलग देशों से अलग अलग डच आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगाली आए, और इन्हीं के करतूतों ने हमारे भारत को गुलाम बनाया। ये जो यूरोपीय कंपनियां थी, इरादे तो इनका व्यापार करना था, लेकिन इनके पीछे मंशा थी ईसाई धर्म का प्रचार करना, भारत में ईसाईयत का प्रचार करना, भारत को ईसाईयत के रूप में देखना और भारत में कब्जा करना। इनके इरादे जो है, इनके जो मंसूबे जो हैं, बेहद ही डरावने थे। व्यापार की दृष्टिकोण से इन्होंने भारतीय राजाओं को मनाया। भारतीय राजा अपने धरती के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनकी बातों पर आ गए, इनको अपना स्थान दिया, इनको पनाह दिया। लेकिन उनको क्या मालूम था कि एक दिन भारत इनके करतूतों से गुलाम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, कौन कौन से यूरोपीय कंपनियां आई, क्या क्या नाम था, कहां से आए। सबसे पहले क्रम में पुर्तगाल से जो कंपनी आई उसे पुर्तगाली कहते हैं। पुर्तगाल से जो लोग आए वो पुर्तगाली कहलाए। तो पहले आने वाले थे पुर्तगाल से, जिन्हें पुर्तगाली कहा गया। पुर्तगाली के पश्चात दूसरे व्यक्ति आए नीदरलैंड या हॉलैंड से। नीदरलैंड या हॉलैंड से इनका आगमन हुआ, और जो नीदरलैंड या हॉलैंड से भारत में आए उनको नाम दिया गया डच। ये दूसरे लोग थे। इसके पश्चात भारत में आना हुआ ब्रिटिश आइलैंड या जहां पर आज इंग्लैंड है वहां से, और ये भारत में ब्रिटिशर्स या अंग्रेज कहलाए। इन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया। चौथे क्रम में आए डेनमार्क से, यूरोपीय देश है डेनमार्क, ये भी। यहां से जो लोग आए इनको डेनिश कहा गया। इसके पश्चात फ्रांस से जो लोग आए वो फ्रांसीसी कंपनी कहलाए, फ्रांसीसी कहलाए। और अंत में एक और कंपनी का आगमन हुआ स्कैंडिनेविया से,
और वो था आपका स्वीडन, और ये जो है स्वीडिश कहलाए। तो ये 6 कंपनियां, ये 6 यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय देश हमारे भारत की ओर रुख मोड़े, जिनमें सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी, और अंत में कौन आए? स्वीडिश आए। इन सभी में सबसे ज्यादा चालबाज अंग्रेज निकले। सभी कंपनियों को खदेड़ते हुए भारत में इन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया, अपनी स्थिति मजबूत की और भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 1947 तक ये अंग्रेज भारत आए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया और इसी क्रम में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तब तक का इतिहास आपका आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। तो चलिए एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे 1487, 1487 में एक घटना घटती है। दूसरी दफा आप याद रखेंगे 1492, 1492। तीसरी दफा आपको याद रखना है 1498, 1498। फिर आपको याद रखना है 1500। फिर अगेन आप याद रखेंगे 1502, 1502। अगेन आपको याद रखना है 1503 और अंतिम में देखेंगे 1505। इसके पश्चात पुर्तगाली गवर्नर जो है भारत में शासन करने के लिए पहुंच जाएंगे, कंपनी चलाने के लिए आ जाएंगे। 1487 में पहली बार जो है केप ऑफ गुड होप की खोज हुआ था। केप ऑफ गुड अफ्रीका के अंतिम छोर को कहा जाता है। यदि इसे हिंदी में कहें तो उत्तमासा अंतरिप कहा जाता है। 1487 में यूरोप का एक नाविक था, सेलर था, जिसका नाम था बर्तोलोमियो डियाज। बर्तोलोमियो डियाज जो है द वेरी फर्स्ट पुर्तगीज हु डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। ओके, केप ऑफ गुड होप की खोज करने वाला बर्तोलोमियो डियाज था। ठीक, तूफान के चक्कर में बेचारा फंस गया, इसीलिए उसके आगे नहीं बढ़ता। नहीं तो आज हम भारत की खोज करने वाला बर्तोलोमियो डियाज को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए उसकी किस्मत है। 1487 के पश्चात अब लोगों के मन में और खोज के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी। ठीक है, नए नए प्रदेशों में जाने की, उस पर अधिकार करने की होड़ जो है ये यूरोप से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में 1492 में 1492 में स्पेनिश नाविक, स्पेन का रहने वाला था क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, बता चुका हूं, पूर्व में उल्लेख हो चुका है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है पश्चिम की ओर निकला और कैरेबियन सागर में पहुंचकर वेस्ट इंडीज नामक एक नई धरती का पता लगा लिया। ठीक है, और यह नई धरती आज उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, अमेरिका का ही पोर्शन है। इसीलिए कहा जाता है कि 1492 में अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ओके, इसके पश्चात 1498 में हम पहले बता चुके हैं कि 1498 में लगभग 17 या 20 मई आप दोनों ले सकते हैं। 1498 को ये जो है आपका वास्को डी गामा पुर्तगाल से, लिस्बन राजधानी पुर्तगाल की, वहां से 170 लोगों के साथ 4 दलों में, अलग अलग दलों में निकले। रास्ते में भयंकर तूफानों का सामना किया, फिर भी अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को अपने साथ में रखा, गायब होने नहीं दिया और केप ऑफ गुड होप के रास्ते केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ठीक है, आप याद रखेंगे ये जो है गुजरात के पास से आपका अरब सागर से होते हुए आया था। अरब सागर गुजरात के पास एक व्यक्ति मिला उसे, जिसे अब्दुल मुजीद कहते हैं। इसी अब्दुल मुजीद की सहायता से केरल के कालीकट में एक बंदरगाह का नाम है कप्पक डाबू, याद रखेंगे। इसी कप्पक डाबू नामक स्थान पर, बंदरगाह पर वो पहली बार उतरा। ध्यान रखिए ना, बात समझ में आ रहा ना। तो कप्पक डाबू जो है नामक स्थान पर इसने अपना बेड़ा डाला, जो आपका जहाजी बेड़ा था। और उस समय केरल के जो राजा थे जमोरिन, इन्होंने भव्य स्वागत किया। कुछ दिन ठहरने के बाद ये वापस चले गए। ठीक,
लोगों के प्रति जो है आपका इनके खोज जो है ये यूरोप के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था, ठीक है। और वहीं से आपका जो है इनका सिलसिला भारत में आने का प्रारंभ हो गया। 1500 में एक केब्राल नामक सरनेम, केब्राल नामक एक दूसरा सेकेंड पुर्तगाली, इसका भारत में क्या होता है, आगमन होता है, केब्राल नामक, ठीक है। ये दूसरा पुर्तगीज था जिसने भारत में अपना कदम रखा, किसके पश्चात, वास्को डी गामा के पश्चात, ठीक है। 1502 में अपनी व्यापारिक कोठी, ठीक है, कॉमर्शियल फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से अगेन वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है और यहां पर व्यापारिक कोठी डालने की मंशा जो है यहां के राजा महाराजा से बात करता है और वापस चला जाता है। इसी क्रम में 1503 में, समय पे ध्यान देंगे आप, 1503 की बात है, 1503 में पहली बार और पहली दफा भारत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। कोठी से तात्पर्य फैक्ट्री से है, कारखाना से है। द वेरी फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया established by Portuguese in 1503 and the place was कोचीन या केरल, ठीक है। कोचीन के केरल के कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी, पहली फैक्ट्री स्थापित किया था 1503 में। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ओके, इज दैट क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है 1503 में। इसी क्रम में उन्होंने 1505 में 1505 में फिर से आपका एक दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया भारत में ही, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार आप देखें कि 1487 से प्रारंभ हुआ यह सफर 1505 तक किस प्रकार चला। अब फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी, अब पुर्तगाली व्यापार के उद्देश्य से, शासन करने के उद्देश्य से अब भारत में गवर्नर भेजेंगे, राज्यपाल आएंगे, गवर्नर आएंगे फैक्ट्री को चलाने के लिए। और इसी क्रम में आपको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, नुन्हो डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जैसे इन लोग क्या करेंगे, भारत में आएंगे। पुर्तगालियों की कई देन होंगी, यहां पर छापा खाना स्थापित करेंगे, अल्फासो आम लेके आएंगे, अनानास लेकर आएंगे, पपीता, तंबाकू, ये सारे के सारे किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। तो चलिए अब देखते हैं यहां के गवर्नर को, पुर्तगीज गवर्नर को जो भारत में क्या किए थे, आपका आगमन किए थे। तो देखिए गवर्नर पुर्तगाल से जो आए थे, सबसे 3 पहले गवर्नर आप याद रखिए, कौन कौन से गवर्नर को आपको याद रखना है। पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ओके, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहले गवर्नर। इसके पश्चात दूसरे गवर्नर के रूप में आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसके पश्चात आप तीसरा गवर्नर याद रखेंगे, नूनो डी कुन्हा। ये 3 गवर्नर आपको याद रखना है जो पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत में आए। फ्रांसिस्को डी गवर्नर जो अल्मीडा है, ये गवर्नर के रूप में 1505 में आए और 1509 तक अपनी सेवाएं दिया, ठीक। 1509 से लेकर के 1516 तक पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और 1529 से लेकर के 38 के बीच में एक गवर्नर आपको याद रखना है, नुन्हो डी कुन्हा, ठीक। ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था ना, इसने भारत में एक चीज किया, क्या किया, इसने भारत में एक नई नीति अपनाया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहा जाता है, ठीक है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी आप याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने आपका अपनाया था, जिसका मेन उद्देश्य अपने आसपास के सागर पर अधिकार करके उस पर शांतिपूर्वक व्यापार करना ही
पुर्तगालियों का ब्लू वाटर पॉलिसी था, जिसे इंट्रोड्यूस कौन किया? तो ये किए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। शासनकाल 1505 से लेकर के 1509। ठीक, पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। दूसरे पुर्तगाली गवर्नर आपको याद रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्हीं के नाम पर भारत में आज सबसे मीठे आमों, सबसे महंगे आमों में से एक अल्फांसो आम देखने को मिलता है। ओके, यही इन्हीं की देन है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जी जो थे, भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना के लिए इनकी भूमिका अद्वितीय थी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पुर्तगालियों के लिए। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का, पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रियल इस्टेब्लिशमेंट कौन किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरी बात, इन्होंने 1510 में गोवा को जीतकर अपने कब्जे में लिया, गोवा को जीता। ठीक, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना, इन्होंने 1515 में, ठीक है, गोवा में सेंट जेवियर चर्च की स्थापना भी किया था। सेंट जेवियर चर्च 1515 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही याद रखें, ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाना चाहते थे। इसीलिए अपने पुर्तगाली दोस्त यारों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए कहा, ताकि दहेज में कम से कम थोड़ा बहुत जगह तो मिले भारत में। इस टाइप से ये आपका इनका सोच था। किनका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। ठीक है, इसके पश्चात नोनो डी कुन्हा के बारे में आप याद रखेंगे। अभी तक ये जो हम देख रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर कोचीन है, कोचीन। ओके, नोनो डी कुन्हा की बात करूं मैं, 1529 से 38 इनका शासनकाल है। और इनके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना कोचीन से गोवा को पुर्तगाली मुख्यालय बनाना है। यानी कि इसके शासनकाल में ही गोवा द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार पुर्तगालियों का क्या बना? हेडक्वार्टर बना। और जब 1961 में पुर्तगाली यहां से गए, तब तक गोवा पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर बना रहा। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो है भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किए। ये भारत से कैसे गए इसकी सटीक जानकारी का अभाव है, परंतु हाँ, इनके पश्चात जो हॉलैंड या नीदरलैंड से डच आए थे, उनके बारे में कहा जाता है कि डचों ने इनको परास्त कर भारत से बाहर किया था। डचों ने परास्त कर भारत से बाहर किया। किसको? ये आपके पुर्तगाली को। ठीक है, इसके पश्चात आप याद रखेंगे एक मार्टिन डिसूजा नामक एक और बीच में आपके गवर्नर होंगे। इन्हीं के समय में प्रसिद्ध जो ईसाई संत से सेंट जेवियर, जिनके नाम पर चर्च बना था, सेंट जेवियर का भारत में आगमन हुआ था मार्टिन डिसूजा के समय में। ठीक है, अगली बात याद रखेंगे, इन्होंने आर्मेडा पद्धति भी अपनाया था। आर्मेडा पद्धति, आर्मेडा सिस्टम। ठीक है, इसके तहत यह था कि जो पुर्तगाली क्षेत्र थे, उसके आसपास जो समुद्र थे, उस समुद्र पर कोई भी भारतीय या अरबी जहाज तभी आ सकता था जब पुर्तगाली अधिकारी उसे कार्टेज देते थे, परमिट देते थे। इसी को पुर्तगालियों का आर्मेडा कार्टेज पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी और आर्मेडा कार्टेज पद्धति को भी आप याद रखेंगे। ये पुर्तगालियों का ही आपका चलाया गया एक प्लान था, नीति था। इसके साथ ही साथ यदि पुर्तगालियों की देन देखें, तो पुर्तगाली यदि वैश्विक रूप में देखें तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। दूसरा आप ध्यान देंगे, इन्होंने भारत में अनानास लेकर आया, इन्होंने भारत में काजू लेकर आया,
इन्होंने भारत में तंबाकू लेकर आया, इन्होंने भारत में पपीता लेकर आया, और इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था, छापा खाना लेकर आया था। ठीक है, यही इन्हीं की देन है। आज आप जो है बिलासपुर में 2 रुपए में फोटोकॉपी करा ले रहे हैं। किसकी देन है? ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, तो ये यूरोपीय कंपनी और पुर्तगालियों का आगमन था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब इसका सेकेंड पोर्शन आएगा जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।